भव्य की जिस आधारशिला को निर्मित करने के लिए नालंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, कभी कहना तो अपने आप में थोड़ा सा गर्व की बात हो जाएगी, हम सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया है। निश्चित रूप से सबसे पहले मैं नालंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, आदित्य सर, सुमित सर, फैकल्टी मेंबर, सौरभ सर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, साधुवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि शिक्षा और साहित्य का बहुत घनिष्ठ संबंध है। शिक्षक दिवस में शिक्षा पे बात करना बहुत लाजमी होता है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो अमित्र को मित्र बनाने का काम अगर कोई कर सकती है तो शिक्षा कर सकती है। अगर असंभव को संभव करने का काम कोई कर सकती है तो शिक्षा कर सकती है या शिक्षक कर सकते हैं। अगर किसी मूर्ख को मूर्धन्य बनाने का काम कर सकता है तो शिक्षक या शिक्षा कर सकती है। अगर किसी रंग को राजा बनाने का काम कोई कर सकता है तो शिक्षक या शिक्षा कर सकती है। आज जिस विशिष्ट व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि हम जिस कुल से हैं, हम जिस कुल से हैं, उसका धर्म और आध्यात्मिकता से कितना गहरा संबंध है। एक व्यक्ति का नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होता है। इस कोचिंग सेंटर में शिक्षा प्राप्त कर रहे और अपने जीवन को सफल बनाने में निरंतर प्रयासरत, निरंतर तल्लीन, आगे से पीछे तक बैठी हुई युवा पीढ़ी जो मेरे सभी साथी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज का कार्यक्रम कोई सफल बना सकता है, आपकी जिंदगी को कोई सफल बना सकता है, तो यहां पर ऊंचाई पर इस मंच पर बैठा हुआ कोई आदमी नहीं बना सकता। निश्चित रूप से आपके अंदर प्रज्वलित हो रही वो जो आशा है, वो जो जिजीविषा है और इन सभी का जो मार्गदर्शन है, वो आपको सफल बना सकता है। हमें पहला अध्याय जो शिक्षा से प्राप्त हुआ, मैं स्वयं में गौरवान्वित महसूस करता हूं और आप सभी की सोच को की सराहना करता हूं। आप बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए होंगे, मैं किसी एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन इस कोचिंग का नाम नालंदा क्यों रखा गया? इस कोचिंग में शिक्षा ग्रहण करने वाले, अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाने वाले, क्या किसी विद्यार्थी ने या किसी एस्पिरेंट ने ऐसा सोचा? जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि नालंदा विश्वविद्यालय, इस कोचिंग का नाम केवल इसलिए रखा गया कि पुराने समय में विश्वविद्यालय में, बिहार का ही विश्वविद्यालय है, बिहार में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मैं इतिहास में और जीके में बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं रखता, लेकिन मैं आध्यात्म का इतना जानकारी जरूर रखता हूं। मुझे ऐसा लगता है इस कोचिंग का नाम नालंदा इंस्टीट्यूट इसलिए रखा गया कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पहले संस्कार और शिष्टाचार की उपज, एक बीज विद्यार्थियों के अंदर अंकुरित किया जाता था, वो अंकुरण, वो बीज हमारे यहाँ के विद्यार्थियों के अंदर भी विद्यमान है। एक विद्वान लिखते हैं कि जवाने हिंद का चस्का लगाओ बच्चों को, कभी कभार तो महफिल में लाओ बच्चों को, और दिला न पाएंगे पुरखों की तरबियत पैसे, दिला न पाएंगे पुरखों की तरबियत पैसे, समय निकाल के इंसान बनाओ बच्चे। तो सबसे पहले इस कोचिंग इंस्टीट्यूट का ध्येय ये नहीं है कि आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप कलेक्टर बने, प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर अपना जीवन स्वर्णिम बनाएं। सबसे पहले इस कोचिंग का जो ध्येय है, जो नालंदा इंस्टीट्यूट का ध्येय है और जिस कारण इसका नाम नालंदा इंस्टीट्यूट रखा गया है, वो ये है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे इंसान बने। First of all, we should try to become a very good human being, becoming doctor, engineer and collector. क्योंकि जो पहला अध्याय हमें शिक्षा से प्राप्त हुआ वो ये है कि व्यवहारिक ज्ञान सदैव पुस्तकीय और शास्त्रीय ज्ञान से श्रेष्ठ होता है। व्यवहारिक ज्ञान में हमें बताया गया कि जब बच्चा स्कूल जाएगा, जब बच्चा घर से निकलेगा तो अपने माता पिता का अभिवादन करेगा, जब विद्यालय जाएगा तो अपने गुरुजनों का अभिवादन करेगा, अपने बड़ों का अभिवादन करेगा। ये जो अभिवादन की परंपरा है, जो व्यवहारिकता की परंपरा है, जो विनम्रता की परंपरा है, ये आज के जमाने में केवल पैसे के ट्रेंड से कोचिंग खोलने वाले इंस्टीट्यूट नहीं कमा सकते।
पुराने जमाने की प्रथाओं को सिर पर धारण कर नए ट्रेडिशन को आत्मसात कर एक नई विचारधारा के साथ चलने वाले इंस्टीट्यूट ही कमा सकते हैं। और मैं गौरव के साथ कहना चाहूंगा कि नालंदा इंस्टीट्यूट उनमें से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई डॉक्टर खराब बन जाता है तो हो सकता है पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। कोई इंजीनियर खराब बन अगर जाता है तो इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कोई शिक्षक खराब बन जाता है तो युवा पीढ़ी खराब हो जाती है। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं जिन्होंने जीएस फैकल्टी में अपने आप को इतना झोंकने का काम किया है, अपने आप को न्यौछावर करने का काम किया है, जिससे बेहतर से बेहतरीन कंटेंट आपको प्रोवाइड करा। और ये केवल जिम्मेदारी आपकी नहीं है, इस कोचिंग के डायरेक्टर और इस कोचिंग फैकल्टी मेंबर्स की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ जो युवा पीढ़ी नवीन सपनों की आशा के साथ यहाँ आई है, उन सपनों को साकार करने में उनका जितना भी योगदान बनता है उस योगदान को पूर्णतः वो निभाएं और निश्चित रूप से एक ऐसी युवा पीढ़ी तैयार करें जो हिंदुस्तान को पुनः विश्व गुरु की उपाधि से घोषित करा सके। सैनिक और शिक्षक, इनका ऋण कभी समाज चुका नहीं सकता, क्योंकि ये दो लोग ऐसे हैं केवल। हालांकि निश्चित रूप से कुछ ना कुछ मेहनताना बच्चों को और शिक्षकों को दिया जाता है, लेकिन और सब लोग वेतन के लिए काम करते हैं। केवल सैनिक और शिक्षक ही जो है वो केवल अपने देश के लिए काम करता है, अपने विद्यार्थियों के लिए काम करता है। एक विद्वान की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जैसे सैनिक के दिमाग में हर समय पतन चलता है, उसी तरीके से शिक्षक के दिमाग में उसके विद्यार्थी चलते हैं। शैलेश बोरा जी लिखते हैं कि टूटने और बिखरने के चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बटन मांग लिया। टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने, हालात से शीशे का बटन मांग लिया। और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत भी गए हमने बदल। ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, क्योंकि हमें यह भी सिखाया गया कि धर्म और रक्षा विनक्षता, अगर आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म आपकी रक्षा करता है। तो सबसे पहले आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए तो शिक्षा ग्रहण करना आपका दूसरा प्रयास हो सकता है और दूसरा कार्य हो सकता है। शिक्षक का अभिवादन जो है, शिक्षक के प्रति आपके अंदर जो आत्मीयता है, ये आपका प्रथम कर्तव्य है। और शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बहुत सी जानकारी भैया ने भी आपको दी, लेकिन उनका एक जो भावात्मक वाक्य है वो निश्चित रूप से हर एक विद्यार्थी को आंदोलित करता है। वो ये कहते हैं कि शिक्षक का कर्तव्य केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना नहीं है, शिक्षक का कर्तव्य जो है वो बच्चे का चहुमुखी विकास करना है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है वो शिक्षक का कर्तव्य है। और निश्चित रूप से अगर कोई पूछता है कि आपने कितना बैंक बैलेंस बनाया, कितनी प्रॉपर्टी कमाई, तो केवल शिक्षक कह सकता है कि हमने विद्यार्थियों की एक ऐसी आर्मी तैयार की है जो न केवल वर्तमान भारत को बल्कि आगामी भारत को भी निश्चित रूप से शिखर पर ले जाने का काम करें। और मनवीर मधुर की जो पहली पंक्तियां हैं, जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में कदम रखें तो एक विचार अपने मन में लेके आए, क्योंकि जो भी परीक्षाएं हैं वो आपके जीवन से बड़ी कोई परीक्षा नहीं है। सबसे बड़ी परीक्षा आपके जीवन की परीक्षा है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है, पढ़ने वाले बहुत हैं, 50 लाख आवेदन है, इस माइंडसेट के साथ ना आए। इस माइंडसेट के साथ आए कि हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूर्णतः निभाएंगे। हम गुरुजनों के सानिध्य में, उनके संरक्षण में, उनकी छत्रछाया में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो जगत नियंत्रण निर्धारित करेंगे वो हमें अक्षरशः स्वीकार होगा। लिखते हैं, इस पंक्ति को लेके जाइए। आज आपने इस कवि सम्मेलन से अभी तक आगे क्या सीखेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये 4 पंक्तियां आपने मन में उतारिए, अपने जहन में उतारिए। मनवीर मधुर लिखते हैं कि अपने मन में डर का कोई बीज न होने देना,
अपने मन में डर का कोई बीज न बोने देना, स्वयं सजोया सपना भी हरगिज ना सोने देना। लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने चलकर खुद आएगा, लक्ष्य तुम्हारे चरण चूमने चलकर खुद आएगा। शर्त एक है, हिम्मत बस अपनी ना हो। तीन शब्दों से आपको परिचित कराऊंगा। एक शब्द है, एक शब्द जिससे आप भली बात परिचित हैं, परीक्षा। परीक्षा क्या शब्द है? परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पूर्व और परीक्षा से पश्चात आज का प्रार्थी जो है बहुत परेशान होता है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, तो हमें क्या मानना चाहिए? हम सब प्रार्थी हैं। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, पुरुषार्थ हमारे हाथ में। एक शब्द है पुरुषार्थ, एक शब्द है प्रार्थना और एक शब्द है प्रतीक्षा। अगर आज का प्रार्थी पुरुषार्थ, प्रार्थना और प्रतीक्षा में अपने आप को तल्लीन करता है, तो जगत नियंता अच्छा परिणाम उसकी झोली में जरूर। पुरुषार्थ का मतलब आपका वो सत्कर्म हो गया जो करने के लिए आप यहाँ हैं। प्रार्थना का मतलब हो गया इस लक्ष्य को पाने के लिए जो आप कुर्बानियां दे रहे हैं, जो अपने जिस भी इष्ट को थोड़ी देर के लिए याद कर रहे हैं, वो प्रार्थना हो गई। और सक्सेस और फेलियर के उस दौर में जब आप निराश हो जाते हैं, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको निभाए रखनी है वो प्रतीक्षा। अगर इन तीन चीजों पर आप खड़े उतरते हैं, तो निश्चित रूप से आपका परिणाम बहुत है।